नमस्कार दोस्तों, एसीएफ इन्वायरमेंट की छठी यूनिट में आज अपन पढ़ेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है इसको अपन विस्तार से पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी इसके अध्याय हैं तथा जितने भी इसके सेक्शन हैं इनको अपन डिटेल में थोड़ा देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके सेक्शन में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहले अपन बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के जो एक्ट बने हैं। ये जो एक्ट जितने भी एक्ट बने हैं, इन एक्ट की अगर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण जो है वो अपने जो संविधान है उसमें भी पर्यावरण संरक्षण के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें अगर मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 में आपके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने की बात कही है। तो अनुच्छेद 14, 19 और 21 में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था उसमें अनुच्छेद 48 जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की गई। साथ ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए जो मूल कर्तव्य हैं उनमें जो 51 के तहत मूल कर्तव्य में प्रकृति और पर्यावरण और जो जीव हैं, जीवित जीव हैं, उनके प्रति व्यक्ति में दया भाव होना चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। तो संविधान के पर्यावरण संरक्षण में अनुच्छेद 14, 19, 21 में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 के है ये अनुच्छेद 48 के 48A आर्टिकल 48A में यह कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन हेतु कार्य करेगा। ये आर्टिकल 48 जो है ये नीति निर्देशक तत्व में है, नीति निर्देशक तत्व में ऐसा राज्य को करना चाहिए कि पर्यावरण का संरक्षण हो और पर्यावरण का संवर्धन हो। अनुच्छेद 51 के में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है तथा जीव मात्र के प्रति दया भाव रखा जाए। प्रत्येक व्यक्ति जीव मात्र के प्रति दया भाव रखे और पर्यावरण का संरक्षण करे। अनुच्छेद 51 ये जो है ये जोड़ा गया, जो अनुच्छेद जोड़ा गया है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 के को। अब अपन बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण
अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय हैं और इसमें 26 सेक्शन हैं। यानी इसमें अध्याय कितने हैं? 4 हैं और 26 इसके सेक्शन यानी 26 इसके भाग हैं। इसमें 4 अध्याय और 26 भाग या फिर सेक्शन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इस अधिनियम को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया। ये जो अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम की अगर बात करें तो 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में पहली बार विश्व पर्यावरण पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में 1972 में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, इस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इस नाम से यह सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया 1972 में। तो इस सम्मेलन में भारत ने भाग लिया और इसी सम्मेलन से प्रेरित होकर बाद में 1986 में ये एक्ट बना। लेकिन ये एक्ट अगर बात करें तो इसका तत्कालिक कारण ये इसलिए लागू हुआ कि 1985 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड, इस दुर्घटना में MIC मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस था उसका रिसाव हो गया था, जिससे बहुत अधिक जनहानि हुई थी। तो इस भोपाल गैस दुर्घटना के बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। इसके 4 अध्याय हैं और 26 इसके भाग हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संपूर्ण भारत में लागू है, संपूर्ण भारत में लागू। पहला पॉइंट तो इसका यही है कि ये पूरे भारत में लागू है। इस एक्ट को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है इसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। अम्ब्रेला एक्ट इसको इसलिए कहते हैं कि यह जो एक्ट है, इस एक्ट में पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण के रूप में हो, चाहे वो जल प्रदूषण के रूप में हो, चाहे वो स्थल के रूप में हो या फिर वायु प्रदूषण के रूप में हो, तो चाहे वो ध्वनि प्रदूषण के रूप में हो, तो इसमें जितने भी प्रदूषण हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को, इस एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट में जितने भी प्रदूषण है, जैसे वायु, ध्वनि, जल, थल में जो प्रदूषण होता है, उस सभी प्रकार के प्रदूषण को इसमें शामिल किया जाता है और उसके लिए एक्ट और नियम बनाए जा सकते हैं। इसलिए इस एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं इसमें जो अध्याय हैं उनकी बात करते हैं। इसमें अध्याय 1 में परिभाषाएं दी गई है। परिभाषाएं किसकी? कि इसमें जो शब्द काम में आएंगे उन शब्दों का क्या मतलब है,
तो पहला है इसमें पर्यावरण क्या होता है। इन्वायरमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन। इन्वायरमेंट में जल, वायु और आपके जो स्थल है वो तीनों इसमें शामिल होते हैं। जल, वायु और भूमि तीनों पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जल, वायु और भूमि जब जीवित जीवों के साथ क्रिया करती है तो जीवित जीव भी पर्यावरण का भाग माने जाते हैं। जीवित जीव जैसे मनुष्य, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे सभी पर्यावरण का भाग माने जाते हैं। तो पर्यावरण का मतलब है कि जल, वायु और स्थल तीनों मिलाकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं और जीवित जीव जो हैं ये सब आपस में इन नॉन लिविंग कारकों के साथ क्रिया करते हैं तो पूरे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। दूसरा है इसमें पर्यावरण प्रदूषक। पर्यावरण प्रदूषक, इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट। इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट, इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट क्या होते हैं? ऐसे कारक जो ठोस, द्रव या गैस में उपस्थित हों और वो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं उन्हें पर्यावरण प्रदूषक कहते हैं। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी निश्चित सांद्रता के पश्चात सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, जिनकी निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर, अधिक कंसंट्रेशन होने पर वह पर्यावरण को प्रभावित करे तो उसे पर्यावरण प्रदूषक कहते हैं। यानी ऐसे सब्सटेंस जो ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकते हैं, ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकते हैं, जिनकी निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता होने पर वो है पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्रभाव किस तरह डालेंगे? नकारात्मक प्रभाव अगर डालेंगे तो उसे पर्यावरण प्रदूषक कहते हैं। अब बात करते हैं, अगली डेफिनेशन है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इन्वायरमेंट पोल्यूशन पर्यावरण पर किसी प्रदूषक, कोई ऐसा प्रदूषक जो पर्यावरण में उपस्थित हो तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ऐसा प्रदूषक, पोल्यूटेंट जो पर्यावरण में उपस्थित हो तो उस अवस्था को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं।
पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें है अगली डेफिनेशन, हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब है किसी भी पोल्यूटेंट को किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा, या फिर इसमें हैंडलिंग का मतलब है किसी पोल्यूटेंट का मैन्युफैक्चर, उसकी पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, या फिर उसका स्टोरेज, सब कुछ हैंडलिंग में शामिल होता है। अगली डेफिनेशन है हैजार्डस सब्सटेंस। हैजार्डस सब्सटेंस ऐसे रसायन या सब्सटेंस जो पर्यावरण व जीव जंतुओं को प्रभावित करें, उन्हें क्या कहते हैं? हैजार्डस सब्सटेंस कहते हैं। यानी जीवित जीवों और पर्यावरण पर जब वो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे अपन? हैजार्डस सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो पर्यावरण प्रदूषण के जो सब्सटेंस हैं उनको उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसे ऑक्यूपायर कहा जाता है। तो ऑक्यूपायर किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो पर्यावरण प्रदूषण हेतु उत्पन्न कारकों के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसे क्या कहते हैं अपन? उसे ऑक्यूपायर कहते हैं। तो ये तो इसमें डेफिनेशन अध्याय 1 में। अब बात करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 अध्याय 2 में सेक्शन 3 जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3, तो अध्याय 2 में अपन सेक्शन 3 की बात करेंगे। अध्याय 2 अध्याय 2 में केंद्र सरकार को सामान्य अधिकार और कुछ शक्तियां दी गई हैं। केंद्र सरकार के सामान्य अधिकार व शक्तियां, सामान्य अधिकार तथा शक्तियां। अध्याय 2 में बताया गया है कि केंद्र सरकार जो है वो इस एक्ट के तहत कोई भी नियम बना सकती है पर्यावरण संरक्षण के लिए। केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम बना सकती है। ऐसी शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं। दूसरा इसमें यह बताया गया है कि केंद्र सरकार जो है इन नियमों के तहत या इन शक्तियों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। शक्तियों व नियमों को लागू करने हेतु ऑफिसर नियुक्त करती है। वैसे इसका पूरा जो डिटेल है इसकी सेक्शन 4 में इसका पूरा उल्लेख किया गया है। साथ में ही सेक्शन
3(1) में ये बताया गया है कि केंद्र सरकार जो है वो उन सभी कार्यों को सक्षम करने के उन सभी कार्यों को करने के लिए सक्षम है जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, तो उनके खिलाफ नियम बना सकती है, निरीक्षण कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। ये सारे कार्य केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार उन सभी कार्यों को करने में सक्षम है जो पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक है। तो अध्याय 2 में सेक्शन नंबर 3 में ये चीज बताई गई है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 की। सेक्शन नंबर 4 में केंद्र सरकार अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। सेक्शन 4 पर्यावरण संरक्षण हेतु केंद्र सरकार अधिकारियों की नियुक्ति करती है। नियुक्ति करती है, ऐसा सेक्शन 4 में बताया गया है। तो ये है अध्याय 2 का सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 3 में केंद्र सरकार को शक्तियां और पावर दी गई है, उनको नियम लागू करने हेतु शक्तियां दी गई है। सेक्शन नंबर 4 में केंद्र सरकार जो है पर्यावरण संरक्षण को प्रभावी बनाने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की। सेक्शन नंबर 5 सेक्शन नंबर 5 में सेक्शन नंबर 5 में पावर टू गिव डायरेक्शन बताया गया है। पावर टू गिव डायरेक्शन यानी निर्देश देने हेतु शक्तियां इसमें दी गई हैं। इसके तहत केंद्र सरकार सरकारी अधिकारियों के अलावा किसी भी अथॉरिटी या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर कोई पर्सन उसको पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई अधिकार दे सकती है, उसको शक्तियां प्रदान कर सकती है ताकि वो पर्यावरण का संरक्षण करे। तो ऐसा सेक्शन 5 में बताया गया है। केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु किसी अथॉरिटी या पर्सन को पावर दे सकती है, ऐसा सेक्शन 5 में बताया गया है। सेक्शन 6 में है रूल टू रेगुलेट इन्वायरमेंट पोल्यूशन, यानी पर्यावरण संरक्षण हेतु केंद्र सरकार कोई भी नियम बना सकती है, ऐसा सेक्शन नंबर 6 में बताया गया है। सेक्शन 6 सेक्शन नंबर 6 में रूल टू रेगुलेट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हेतु इन्वायरमेंट पोल्यूशन हेतु कोई भी रूल बना सकती है। इसके संबंध में केंद्र सरकार नियम बनाएगी व सरकारी गजट में गेजेट में प्रकाशित करेगी।
नियम बना सकती है और उसको सरकारी गजट में प्रकाशित करेगी। इसमें नियम क्या क्या बनाएगी? वायु, जल, स्थल पॉल्यूशन के मानक निर्धारित कर सकती है कि किस मानक तक कोई पॉल्यूटेंट पर्यावरण को प्रभावित करेगा या फिर नहीं प्रभावित करेगा, इसके संबंध में मानक निर्धारित करेगी। प्रदूषक की मिनिमम मात्रा निर्धारित कर सकती है, यानी कि कितनी मात्रा पर्यावरण प्रदूषण करेगी और कितने से अधिक, यानी ये कोई ऐसी लिमिट निर्धारित कर सकती है जिससे नीचे अगर कोई पोल्यूटेंट है तो वो पर्यावरण को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन इस सीमा को जब वो पार कर जाएगा तो फिर वो पर्यावरण प्रदूषण की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो इसलिए इसके संबंध में नियम बना सकती है। इसके अलावा प्रदूषक के हैंडलिंग के नियम बना सकती है कि कोई प्रदूषक है उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा, इसके संबंध में नियम बना सकती है। फिर है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति पर्यावरण ऐसे सब्सटेंस उत्पन्न करता है या फिर इस प्रकार के सब्सटेंस उत्पन्न करता है जो पर्यावरण प्रदूषण कर सकते हैं, तो उनकी एक लिमिट से अधिक मात्रा वो पर्यावरण में नहीं छोड़ेगा। सेक्शन 7। सेक्शन 7 में बताया गया है पर्सन केयरिंग इंडस्ट्रियल ऑपरेशन will not emit or discharge any pollutant beyond the limit इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण के सब्सटेंस उत्पन्न करता है वो निर्धारित मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषक पर्यावरण में नहीं छोड़ सकता। व्यक्ति या कंपनी या कोई औद्योगिक इकाई निर्धारित मानक से अधिक प्रदूषक पर्यावरण में नहीं छोड़ेगा, ऐसा सेक्शन 7 में बताया गया है। सेक्शन 8 में बताया गया है कि जो पर्यावरण प्रदूषक है उसको किस प्रकार हैंडल किया जाएगा। व्यक्ति हैजार्डस सब्सटेंस को हैंडल करता है तो उसे उचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा सेक्शन 8 में बताया गया। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 में यह बताया गया है कि सूचनाओं को उपलब्ध कराया जाएगा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई प्रदूषक अगर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो उसके संबंध में सूचनाओं को किसी अथॉरिटी अगर डिमांड करती है सूचनाओं की तो उन सूचनाओं को प्रदान किया जाएगा। तो इसमें है फर्निश इंफॉर्मेशन
furnish information to authorities, यानी कि इसमें जितनी भी सूचनाएं हैं वो अथॉरिटी को प्रदान की जाएंगी। सूचनाएं उपलब्ध कराना, साथ में ही इसमें अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। दुर्घटना होने पर सूचना प्रदान करना। दुर्घटना का मतलब है यहां पर अगर कोई प्रदूषक छोड़ दिया जाता है तो उसके संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, और इससे अगर कोई नुकसान भी होता है तो नुकसान की भरपाई जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, जो इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी नुकसान की भरपाई भी करेगा। नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी। किसके द्वारा? जो रिस्पॉन्सिबल है उसके द्वारा नुकसान की भरपाई की जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 की। सेक्शन नंबर 10 में बताया गया है कि व्यक्ति जो भी इंडस्ट्री है या फिर जहां से भी प्रदूषक निकलता है वहां पर एंट्री की पावर रहेगी। सेक्शन 10, पावर ऑफ एंट्री एंड पावर टू टेक सैंपल। प्रवेश की तथा सैंपल लेने की पावर रहेगी। इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण की शक्ति, निरीक्षण की शक्ति भी इनको रहेगी, यानी वहां पर प्रवेश कर सकते हैं और उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 10 में यह बताया गया है। सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 11 में बताया गया है कि सैंपल लेने की पावर, पावर टू टेक सैंपल। कोई प्रदूषक है वहां से सैंपल लेने की पावर रहेगी। सेक्शन नंबर 11 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन 12, सेक्शन 12 में केंद्र सरकार कोई भी प्रयोगशाला स्थापित कर सकता है। प्रयोगशाला स्थापित करने की शक्ति, प्रयोगशाला स्थापित करने की शक्ति केंद्र सरकार को रहेगी इस एक्ट के अंतर्गत। फिर है सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 में बताया गया कि जो प्रयोगशाला में जो व्यक्ति एनालिसिस करेगा किसी प्रदूषक का तो उसकी योग्यताएं क्या होंगी। एनालिस्ट की क्वालिफिकेशन, एनालिस्ट की क्या क्या क्वालिफिकेशन रखेंगी ये सेक्शन नंबर 13 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 में ये बताया गया है कि जो एनालिस्ट जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उस रिपोर्ट को एक साक्ष्य के रूप में देखा जाएगा, यानी ये जो रिपोर्ट एनालिस्ट देगा वो एक साक्ष्य के रूप में रहेगी, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट की जो रिपोर्ट है उसको एक प्रमाण के रूप में, यह रिपोर्ट एक प्रमाण के रूप में रहेगी। इस रिपोर्ट को एक प्रमाण के रूप में रखा जाएगा। तो सेक्शन नंबर 10 में पावर टू एंट्री एंड इंस्पेक्शन
सेक्शन नंबर 11 में है पावर टू टेक सैंपल। सेक्शन नंबर 12 में है प्रयोगशाला स्थापित करने की शक्ति। सेक्शन नंबर 13 है एनालिस्ट की क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी। और सेक्शन नंबर 14 है ये एनालिस्ट के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाएगी वो एक प्रमाण के रूप में रहेगी। फिर है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 में जुर्माना या फिर सजा का प्रावधान किया गया है। जुर्माना या फिर सजा का प्रावधान। सेक्शन 15 जुर्माना व सजा का प्रावधान। पेनल्टी का प्रावधान इसमें किया गया है। पेनल्टी कब लगेगी? तो पेनल्टी तब लगती है जब कोई ऑफेंस हो जाता है प्रदूषक के संबंध में, तो इसके लिए 5 वर्ष की कैद है और 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। 5 वर्ष की कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों। अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी ऑफेंस को बार बार करता है तो उसमें सजा जो है वो 5 साल से बढ़कर 7 वर्ष कैद हो जाएगी। कब? जब ऑफेंस बार बार किया जाता है। ऑफेंस जब बार बार किया जाएगा तो उसमें कैद जो है वो 7 साल की हो जाती है। अब है सेक्शन नंबर 16। सेक्शन 16 में ऑफेंस बाई कंपनीज। अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है, ये सेक्शन नंबर 16 में है। सेक्शन 17, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस ऑफेंस करता है तो उसके संबंध में प्रावधान। ऑफेंस बाई गवर्नमेंट ऑफिस या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मतलब यह है कि कई ऐसी इकाइयां हैं गवर्नमेंट की जो प्रदूषक छोड़ती हैं, जिसमें जैसे आपके सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी इंडस्ट्री हैं तो वो इसमें शामिल होती हैं। फिर सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 में बताया गया है कि अगर गुड फेथ के संबंध में अगर कोई अधिकारी कार्रवाई करता है तो उसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। यहां पर इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई अधिकारी जिसको ये आभास हो जाता है कि यहां पर कोई प्रदूषक है और तो उसके संबंध में अगर कोई खुद से चलकर अगर कार्रवाई करता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रदान इस सेक्शन में की गई है। यहां पर उसके संबंध में प्रोटेक्शन प्रदान की गई है। इसमें सेक्शन नंबर 18 में। सेक्शन नंबर 19 है सेक्शन नंबर 19 जो है वो कोर्ट की सीमाओं को प्रतिबंधित करता है। यानी कोर्ट जब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक केंद्र सरकार के ध्यान में ऐसी कोई सूचना या फिर कोई शिकायत नहीं हुई। तो सेक्शन नंबर 19 जो है सेक्शन 19 जब तक कोई शिकायत न आई हो तब तक
न्यायालय दखल नहीं दे सकता। न्यायालय तब तक इसमें कोई दखल नहीं देगा। फिर है सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 जो है, इसमें सूचना और रिपोर्ट के संबंध में इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट के संबंध में बताया गया कि केंद्र सरकार जो है किसी भी ऐसा व्यक्ति जो इन क्रियाओं में लिप्त है जहां से प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, या फिर कोई ऐसी संस्था है या फिर ऐसी कोई कंपनी है, तो उससे सूचनाएं ले सकता है, उससे रिपोर्ट मांग सकता है। केंद्र सरकार किसी व्यक्ति, कंपनी या औद्योगिक इकाई से रिपोर्ट ले सकता है। रिपोर्ट ले सकता है। सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 21 में बताया गया है, सेक्शन नंबर 21, सेक्शन नंबर 21 में सेक्शन 3 के तहत जो अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं उनको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। सेक्शन 3 के तहत नियुक्त कर्मचारी अधिकारियों को सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। इन्हें क्या माना जाएगा? सरकारी कर्मचारी माना जाएगा, यानी प्राइवेट सर्वेंट इन्हें पब्लिक सर्वेंट इन्हें माना जाएगा। फिर है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 में न्यायालय पर कुछ सीमाएं प्रतिबंधित की गई हैं, जैसे बार ऑन ज्यूरिडिक्शन। सेक्शन नंबर 22, बार ऑन ज्यूरिडिक्शन। बार ऑन ज्यूरिडिक्शन, कोई भी न्यायालय इस एक्ट के संबंध में कोई भी सूट फाइल नहीं करेगा। न्यायालय इस एक्ट के संबंध में सूट फाइल नहीं करेगा, यानी इसको बाध्य कर दिया है एक तरह से। फिर सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 23 में यह बताया गया है कि केंद्र सरकार किसी अन्य संस्था को भी इस संबंध में शक्तियां दे सकता है कि वो पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जांच करे। केंद्र सरकार किसी अन्य संस्था को भी, अन्य संस्था या व्यक्ति को इस संबंध में अधिकार दे सकती है, यानी उसको पावर दिया जा सकता है कि वो इस संबंध में जांच करे। फिर है सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 24 में इफेक्ट ऑफ अदर लॉ बताया गया है। इफेक्ट ऑफ अदर लॉ, यानी पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में अगर व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है जो किसी अन्य एक्ट से संबंधित है, तो भी इस एक्ट के तहत उसे सजा
दी जाएगी, इसे बोलते हैं इफेक्ट ऑफ अदर लॉ। फिर 25 नंबर, सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25 में पावर टू मेक लॉ, पावर टू मेक लॉ, यानी केंद्र सरकार जो है वो इसके संबंध में कुछ और नए नियम भी बना सकती है। फिर है सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 26 में यह बताया गया है कि केंद्र सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी नया इस संबंध में, पर्यावरण संरक्षण के संबंध में, तो उससे पहले उसको पार्लियामेंट के दोनों सदनों में से उसको पारित करवाना पड़ेगा। संसद के माध्यम से ही कोई लॉ पारित किया जाएगा। कोई लॉ इसके संबंध में पारित किया जाएगा। तो ये तो है इसमें सेक्शन 26 जितने सेक्शन है उसमें, इसमें से महत्वपूर्ण 3 नंबर जो सेक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा कुछ और सेक्शन है जो वो इसमें महत्वपूर्ण है, वो अपन इसमें अगर देखें तो आपके सेक्शन नंबर जो है, इसमें सेक्शन नंबर 9 जो है वो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, और इसमें सेक्शन नंबर आपके 21 इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें 23 नंबर है जो वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ये जो एक्ट है, इस एक्ट में संशोधन किया गया है। इस एक्ट में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कुछ संशोधन किया गया है। वो संशोधन ये है कि 1994 के पश्चात जितने भी परियोजनाएं होंगी उनके लिए EIA करवाना जरूरी है, यानी पर्यावरण का आकलन करवाना जरूरी है। तो इस पर्यावरण आकलन के संबंध में इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए, और वो जो संशोधन है कुल 12 संशोधन इसमें किए गए हैं। कुल 12 संशोधन इसमें किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अधिसूचना जारी की गई 1994 में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किसी भी नए प्रोजेक्ट को लागू करने से पूर्व पर्यावरण प्रभाव आकलन करने हेतु अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना की अनुसूची 1 में यह बताया गया है, ये जो अधिसूचना जारी की गई इसकी अनुसूची 1 ये बताया गया कि जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उसकी EIA किया जाएगा, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया जाएगा, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होगा। इसके बाद में फिर 1994 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में 12 संशोधन किए गए। 12 संशोधन किए गए। तो ये आपके पूरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एक्ट हैं वो आपको याद करने हैं, साथ में ये जो संशोधन है ये आपको तैयार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।